अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि केमिकल बॉन्ड है। स्टूडेंट्स, अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि कोल, सॉइल, रॉक्स, ट्रीज़, ह्यूमन, एनिमल्स एंड डिफरेंट थिंग्स। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत सारे एटम से मिलकर बनी हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने कभी ये सोचा कि ये जो एटम्स हैं वो आपस में किस तरह से बॉन्डेड हैं? अगर ये आपस में बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होते तो क्या चीज़ें हमें इस तरह से नज़र आती, या फिर हमें जो है वो चीज़ें हवा में मौलिक नज़र आती, या अगर चीज़ें सिंगल एटम पे कंसिस्ट करती तो क्या वो विजिबल होती हमारे लिए? यकीनन नहीं, क्योंकि सिंगल एटम को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो वो कौन सी चीज़ है जो कि एटम्स को आपस में बाउंड करके रखती है? एक्चुअली जो चीज़ एटम्स को आपस में होल्ड करके रखती है और जिसकी वजह कर एक लार्ज स्ट्रक्चर वजूद में आता है, वो चीज़ दरअसल केमिकल बॉन्ड है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल या क्रिस्टल्स में एटम्स को होल्ड करके जो फोर्स रखती है वो बेसिकली केमिकल बॉन्ड कहलाती है। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड बनता किस तरह से है। जब तक एटम का स्ट्रक्चर दरियाफ़्त नहीं हुआ था तब तक इस फोर्स की जो नेचर है, यानी एटम्स को आपस में किस तरह से बाइंड करके रखा जा रहा है, ये चीज़ एक मिस्ट्री बनी हुई थी। और ये यकीन रखा जा रहा था कि ये जो फोर्सेस हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर हैं। स्टूडेंट्स, जब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा होता है तो या तो इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफ़र होते हैं या फिर दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है। यानी ट्रांसफ़र के केस में ये होगा कि एक एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र होकर दूसरे एटम के वैलेंस शेल में चला जाता है। जबकि अगर शेयरिंग की बात करूँ तो उसमें ये होता है कि दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में म्यूचुअली शेयर करते हैं। स्टूडेंट्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिकल बॉन्ड बनने की वजह क्या है। केमिकल बॉन्ड बनने का या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने या शेयर करने का मकसद ये है कि जिन दो एटम्स के दरमियान शेयरिंग या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं वो दोनों आपस में, या ये कह लें कि दोनों स्टेबल हो जाएं। स्टेबिलिटी क्या है? हर एलिमेंट या एटम ये चाहता है कि वो अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखे। अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल होगा। अदरवाइज़ अगर डेफिशिएंसी होती है तो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ज़्यादा एम्फसाइज़ करता है। इसी तरह अगर एफिशिएंसी होती है तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया जाता है एटम के ज़रिए। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में तमाम एलिमेंट्स जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के ज़रिए ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो डबलेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट ये स्टेबल होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की तरफ। केमिकल बॉन्ड के नेचर के बारे में सबसे पहले 2 साइंटिस्ट ने बताया था, डब्ल्यू कॉसेल जो एक जर्मन साइंटिस्ट थे और अमेरिकन केमिस्ट जिनका नाम जी.एन. लेविस था। उन्होंने बताया कि केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड, यानी ये दोनों नेम्स एक ही बॉन्ड के हैं। इसके अलावा कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। जैसे कि पहले मैंने जिक्र किया था कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये आयोनिक बॉन्ड कहलाता है। यानी एक एटम अपने वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा दूसरे एटम के वैलेंस शेल में, और इसके नतीजे में दोनों एटम्स पे चार्जेस डेवलप होते हैं। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जबकि जो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। आयोनिक बॉन्ड को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो अट्रैक्शन जो कि 2 ऑपोजिट चार्जेस को आपस में बाइंड करके रखे, वो आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अब हम आयोनिक बॉन्ड को डिटेल में स्टडी करेंगे।
आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड यानी NaCl की, जिसे हम टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ये कंपाउंड 2 आइंस पे कंसिस्ट करता है। फर्स्ट वन इज़ सोडियम आइन एंड सेकंड वन इज़ क्लोराइड आइन। यानी Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, इसको देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। यानी एटम के शेल्स में हम इलेक्ट्रॉन को किस तरह से प्लेस कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इसके एटॉमिक नंबर पर। न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की सलाहियत होती है, यानी वहाँ पर कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी होती है। फोर्थ शेल में 18 एंड सो ऑन। तो पहले हम सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। सेकेंड शेल में क्योंकि 8 की कैपेसिटी है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद थर्ड में कैपेसिटी तो 8 इलेक्ट्रॉन की है, बट यहाँ पर इसके पास जस्ट एक प्रोटॉन बच गया, आई मीन इलेक्ट्रॉन। तो उस इलेक्ट्रॉन को हम थर्ड शेल में प्लेस कर देंगे। अब हम बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो फर्स्ट शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया, सेकेंड में 8 इलेक्ट्रॉन को, और बाकी बच गए 7 इलेक्ट्रॉन जो हमने लास्ट यानी थर्ड शेल में प्लेस कर दिया। अब ये दोनों एटम्स जो हैं वो अनस्टेबल हैं, बिकॉज इन दोनों के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं हैं। तो इन्हें क्या करना है, किसी तरह से अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करने हैं। तो सोडियम की अगर मैं बात करूँ तो इसके वैलेंस शेल में क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना काफ़ी मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दें। इसी तरह से क्लोरीन के केस में इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर फोकस करेगा। यहाँ पर एक और बात ये भी आ जाती है कि जो एटम्स जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को पुल करने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होती है, यानी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये होगा कि सोडियम अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, क्योंकि क्लोरीन जो है वो सोडियम के इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा अपनी तरफ, और ऐसा वो स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए करेगा। तो जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम का गेन कर लेगा तो सोडियम के पास 2 शेल्स बच जाएंगे, यानी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से क्लोरीन में क्या चेंज आएगा कि उसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन का टोटल ट्रांसफ़र हो गया है क्लोरीन के वैलेंस शेल में। अब इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद क्या चेंजेस आए हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है और इसका एक शेल कम हो गया है। क्लोरीन अब क्लोरीन नहीं रहा, बल्कि इसके ऊपर चार्ज आ गया है, तो हम इसे क्लोराइड कहेंगे। एक एटम गेन करने के बाद इसके नंबर ऑफ़ शेल में फ़र्क नहीं पड़ेगा, हाँ इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है जो कि इसने सोडियम से हासिल किया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। अब इन दोनों एटम्स के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, दैट्स वाई दे बोथ आर स्टेबल। और हम ये कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो अट्रैक्शन डेवलप हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ये है फर्स्ट एग्जांपल आयोनिक कंपाउंड की। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं जो कि बिल्कुल सेम इसी रूल को फॉलो करते हुए है। सेकेंड एग्जांपल है हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की, यानी MgO। इसमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, यानी इसके टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 12 है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है उसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैग्नीशियम के पास टोटल 3 शेल हैं, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 शेल्स हैं। मैग्नीशियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बच जा रहे हैं, तो हमने उसको वहाँ पर प्लेस कर दिया। ऑक्सीजन की अगर बात करूँ तो इसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम देखें तो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में है, तो उसूलन उसे अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना चाहिए क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना बहुत मुश्किल है। और ऑक्सीजन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है। और ऑक्सीजन क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ईज़िली पुल कर सकता है।
इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने के बाद मैग्नीशियम के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज आया है और इसका रीज़न ये है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ किया है। अब हम यहाँ ये देख सकते हैं कि मैग्नीशियम के पास एक शेल कम हो गया है, यानी इसका लास्ट शेल रिमूव हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन की नंबर ऑफ़ शेल में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन इसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हमें नज़र आ रहे हैं और इसके ऊपर डबल नेगेटिव चार्ज होगा बिकॉज इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। इस तरह से आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयोनिक कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं और इनमें ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट उस वक्त करेंगे जबकि ये मोल्टन स्टेट में हो, यानी लिक्विड फॉर्म में हो, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। इसके अलावा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है और यूजुअली ये हमें वाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में नज़र आते हैं।